कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल के अंदर टूरिस्ट वैन को देखते हैं। इस वैन के अंदर एक परिवार बैठा हुआ है जो कि अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करने के लिए एक रिजॉर्ट में जा रहा है। हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रिस्का है। दरअसल इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है और ये दोनों डिवोर्स से पहले अपने बच्चों को आखिरी फैमिली ट्रिप पर लेकर आए हैं। इस फैमिली में 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम मैडॉक्स और ट्रेंट है। अब ये परिवार रिजॉर्ट पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद रिजॉर्ट वाले इनका बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। यहाँ पे इन्हें वेलकम ड्रिंक भी ऑफर की जाती है और साथ ही यहाँ पे इनकी मुलाकात एक और फैमिली से होती है। ये फैमिली एक सर्जन की है जो कि अपनी वाइफ और छोटी बेटी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ यहाँ पर आया है। कुछ देर बाद ही इस फैमिली के पास इस रिजॉर्ट का मैनेजर आता है जो कि इन्हें कहता है यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक नेचर प्रिजर्व्ड एरिया में एक बहुत ही खूबसूरत बीच है और इस परिवार को वहाँ पे जाकर जरूर उसे एंजॉय करना चाहिए। इस बीच की एक खासियत है कि ये बीच कुछ खास प्रकार की चट्टानों से घिरा हुआ है जो कि मिनरल से बनी हुई है और यहाँ पे घूमना यात्रियों के लिए काफी ज्यादा प्लेजर की बात है। इस मैनेजर के साथ इस रिजॉर्ट में उसका नेफ्यू भी रहता है। मैडॉक्स और ट्रेंट के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये तीनों बच्चे आपस में यहाँ पे मैसेजेस डिकोडिंग का एक खेल भी खेलते हैं। मैनेजर इस बीच वाली बात को गाय की फैमिली के साथ साथ उस सर्जन की फैमिली को भी बताता है और अगले दिन ये दोनों फैमिलीज एक ही टूरिस्ट वैन में बैठ के उस बीच की तरफ निकल लेते हैं। देखते ही देखते ये दोनों फैमिलीज उस बीच पे पहुंच जाती है। इस बीच पे आने के बाद सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध करने वाला था। इसी बीच पे बच्चों को रेत में दबी कुछ चीजें मिलने लगती है जिसको देखने के बाद ये सारी फैमिली तनाव में आने लगती है। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर यहाँ पे पहले भी लोग एंजॉय करने के लिए आए थे तो वो अपना सामान छोड़ के क्यों चले गए। लेकिन ये लोग ज्यादा इस बात को खंगालते नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। अब गाय और प्रिस्का का छोटा बेटा ट्रेंट वहीं चट्टानों के पास समुद्र में नहा रहा होता है और जैसे ही वो नहा रहा होता है उसके पीछे से एक डेड बॉडी तैरती हुई उसके पास आती है जिसे देख के वो डर जाता है और अपने माँ बाप को चिल्लाता हुआ वहाँ से बाहर निकल के भागता है। जब ये फैमिलीज इस बीच पे आई थी तो यहाँ पे एक और लड़का बैठा हुआ था। दरअसल ये लड़का इसी लड़की के साथ यहाँ पे आया था जो कि अब डूब के मर गई है। ये दोनों कपल थे जो यहाँ पे अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करने के लिए आए थे और उसी रिजॉर्ट में रुके हुए थे। अब सभी उस डेड बॉडी को खींच के किनारे पर लेकर आते हैं। वही ब्लैक लड़का वहाँ पे आता है और कहता है कि ये मेरी पार्टनर है। दरअसल मैं इतनी देर से उसी को ढूंढ रहा था लेकिन यहाँ पे जो सर्जन होता है उसे लगता है कि इस लड़की को मारने में हाथ इसी लड़के का है। इतने में ही सर्जन की वाइफ वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है, यानी कि उनकी मेडिकल कंडीशन खराब हो रही है। अब सभी लोग सर्जन की माँ के पास जाते हैं। वो जाके देखते हैं तो सर्जन की माँ की मौत हो चुकी थी और हैरानी की बात ये थी कि उनकी उम्र कुछ साल बढ़ गई थी। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, इसका जवाब किसी को भी पता नहीं। जब सबका ध्यान सर्जन की माँ की तरफ होता है तभी वहाँ से वो ब्लैक लड़का भागने की कोशिश करता है। सर्जन उसे वहाँ से भागता हुआ देख लेता है। सर्जन को पहले से ही उस ब्लैक लड़के पे शक है, वो भी उसके पीछे भागता है। दोनों उन चट्टानों के बीच के बने रास्ते से भागते हैं लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही चट्टानों के बीच दोनों का सर चकराने लगता है। दोनों का सर भारी हो जाता है और कुछ देर बाद वो बेहोशी की हालत में उसी बीच के किनारे पे मिलते हैं। सभी लोग उनके पास आते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि तुम दोनों अपने सर को पकड़े हुए उन चट्टानों के बीच से बाहर निकल आए थे और कुछ देर के लिए यहाँ पे बेहोश हो गए। अब धीरे धीरे ये जगह जितनी ही प्यारी लग रही थी उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस बनती जाती है। इन सभी अफरा तफरी के बाद प्रिस्का बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को ढूंढने लगती है। वो अपने बच्चों को ढूंढते हुए एक कपल के पास जाती है जो प्रिस्का और उस सर्जन की फैमिली के आने से पहले ही यहाँ पर था। ये फैमिली इस टाइम पे 2 यंग बच्चों से बात कर रही होती है। प्रिस्का यहाँ पे आती है और इस फैमिली से पूछती है कि आप लोगों ने मेरे बच्चों को देखा। ये फैमिली प्रिस्का की ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि हम अभी इस टाइम पे आपके बच्चों से ही बात कर रहे हैं। लेकिन प्रिस्का अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रही थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बच्चे यहाँ पर आए अभी कुछ ही टाइम हुआ था और वो दोनों जवान हो चुके थे। मैडॉक्स और ट्रेंट की उम्र अब 7 साल बढ़ गई थी। दरअसल इस बीच के आसपास जितने भी चट्टान है वो कुछ ऐसे रेयर मिनरल से बने हुए हैं जहाँ पे आने के बाद टाइम एक अलग तरीके से बिहेव करता है। यहाँ आने के बाद ह्यूमन बॉडी की जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनकी उम्र बढ़ने लगती है लेकिन डेड सेल्स की उम्र नहीं बढ़ती, इसीलिए नाखून और बाल बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। प्रिस्का अपने बच्चों को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। इतने में ही उनके फादर भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। मैडॉक्स अपने पिता के गले लग जाती है लेकिन उसके पिता को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे सब चल क्या रहा है। अब धीरे धीरे सबको यहाँ की सच्चाई पता चलने लगती है। सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे बीता हर एक मिनट उनके जीवन में बीते साल के बराबर है। इनके चेहरे पे रिंकल्स आने लगे थे। जो सर्जन की छोटी बेटी थी वो भी अब जवान हो गई थी। अब यहाँ पे जो कुछ भी अजीब घटनाएं घट रही थी सर्जन को उन सभी घटनाओं के पीछे उसी ब्लैक आदमी का हाथ लगता है। वो उस आदमी के नजदीक जाता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि मेरा नाम रैपर है। सर्जन के हाथ में इस टाइम एक चाकू होता है। वो उसके चेहरे
पे वार करता है, जिससे उसके चेहरे पे एक लंबा कट लग जाता है। वो अपने घाव को अपने हाथ से दबा लेता है, लेकिन जैसे ही चंद सेकंड बाद ही वो अपना हाथ हटाता है तो उसका घाव पूरी तरीके से भर चुका था। वो सभी को अपनी सफाई में बताता है कि वो यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया था। वो दोनों काफी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन वो तैरने के लिए समुद्र में उतरती है, लेकिन वो लौट के वापस नहीं आती। आई है तो बस सुबह उसकी डेड बॉडी। अब यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को पता चल गया था कि इस बीच में कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है। अब ये सभी लोग यहाँ पे मिलकर अपनी कैलकुलेशन लगाते हैं और इनके सामने ये बात आ जाती है कि यहाँ पे बीतने वाला हर एक आधा घंटा जिंदगी के 1 साल के बराबर है, यानी कि इस बीच पे गुजरा एक दिन यानी कि 24 घंटे पूरे 48 घंटे के बराबर, और शायद हो सकता है आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। अब ये सभी लोग यहाँ पे तरकीब लगाते हैं कि इनको 24 घंटे के अंदर ही इस बीच से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी ये आपस में एक दूसरे को तरकीब सुझा ही रहे होते हैं, इतने में ही प्रिस्का के पेट में दर्द होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। सर्जन उसे चेक करता है और बताता है कि इसके पेट में तो ट्यूमर है, लेकिन प्रिस्का जब इस बीच पे आई थी तो उस टाइम इसका ट्यूमर मात्र 3 सेंटीमीटर का था, लेकिन बढ़ते टाइम के साथ पहले वो ट्यूमर गोल्फ बॉल जितना बड़ा होता है, फिर क्रिकेट बॉल जितना, और देखते ही देखते खरबूजे जितना बड़ा हो जाता है। सर्जन कहता है कि अगर हमने जल्द से जल्द इस ट्यूमर को प्रिस्का के शरीर से बाहर नहीं किया तो प्रिस्का की मौत हो जाएगी, लेकिन प्रिस्का की सर्जरी करना भी बहुत ही जोखिम से भरा काम था। इसीलिए वो उसके पति गाय से इस बात की इजाजत मांगता है और कहता है कि ये मुश्किल डिसीजन अब तुम्हें ही लेना होगा। प्रिस्का का पति इस मुश्किल घड़ी में और कोई भी मेडिकल बैकअप ना होने की वजह से उसकी सर्जरी करने का डिसीजन लेता है, जिसके बाद वो सर्जन प्रिस्का के पेट पे एक लंबा सा कट लगाता है, लेकिन कट लगाते ही वो कट अपने आप ही भर जाता है। अब यहाँ पे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे ही सर्जन प्रिस्का के एब्डोमिनल पे कट लगाएगा, ये सभी लोग उस कट के अंदर अपनी उंगलियां फंसा लेंगे, जिससे उसके पेट के अंदर बने ट्यूमर को बाहर निकाला जा सके। इसके बाद सर्जन कट लगाता है और यहाँ पे बाकी लोग वैसा ही करते हैं जैसा कि डिसाइड हुआ है। सर्जन आसानी से ट्यूमर को प्रिस्का के शरीर से बाहर निकाल लेता है और कुछ देर बाद प्रिस्का को भी होश आ जाता है। प्रिस्का का पति गाय भी बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि उसने अच्छा डिसीजन लिया, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की जान बच गई। अब हम देखते हैं कि वो ब्लैक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को देखने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गई थी और बस उसका स्केलेटन ही बचा था। ये लोग अपनी गणना करते हैं, ये हिसाब लगाते हैं कि मांस को गलने में कम से कम 7 साल का समय लगता है, यानी कि इस बीच पे इन लोगों का 7 साल का समय बीत चुका है और इस बीच पे आए हुए बस इन लोगों को भी मात्र 3.5 घंटे ही हुए हैं। अब हम दूसरी तरफ ट्रेंट को देखते हैं, जो सर्जन की छोटी बेटी के साथ टेंट में लेटा हुआ था, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही वो दोनों टेंट से बाहर आते हैं, हम देखते हैं कि सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट है। उसके पेट में पलने वाला बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे समय बहुत तेजी से बीतता है और जल्द से जल्द ही उसकी डिलीवरी करवानी पड़ती है। इधर हम देखते हैं कि सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार डालता है। अब इसके बाद ही एक पे एक बुरी घटनाएं घटने लगती है। उस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, पैदा होते ही उसकी मौत हो जाती है और वो 2 कपल जो पहले से ही इस बीच पे थे, उनमें से एक की मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी पत्नी को भी मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और कुछ देर बाद ही ये भी अपना दम तोड़ देती है। ये सब देखने के बाद सर्जन की बेटी यहाँ से निकलना चाहती है। वो यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है और चट्टानों के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन चट्टान के कुछ दूर ऊपर चढ़ते ही उसका दिमाग सुन पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिर के उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे रात हो जाती है और सर्जन, जो कि अपना दिमागी आपा खो बैठा है, वो प्रिस्का के पति पे हमला कर देता है। ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये तीनों उस केव में जाते हैं जहाँ पे पहले से ही सर्जन की वाइफ बैठी हुई है। वो देखता है कि उसकी बीवी बहुत ज्यादा बीमार है और बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वापस से सुबह हो चुकी है और इस बीच पे अब बस 2 लोग ही बचे हैं, मैडॉक्स और उसका छोटा भाई ट्रेंट। ये दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस बीच पे से कैसे निकला जाए, और इतने में ये दोनों उस पेपर को निकालते हैं जिसके ऊपर इन दोनों ने कोडिंग का गेम खेला था उस रिजॉर्ट मैनेजर के नेफ्यू के साथ। अब ये दोनों यहाँ पे बैठ के उस पेपर के ऊपर के मैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों को समझ में आ जाता है कि यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, इन लोगों को समुद्र की गहराइयों में जाना होगा, क्योंकि अब तक यहाँ पर आए लोगों में से जितने भी लोगों ने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं यहाँ से निकलने के लिए, उस हर एक रास्ते पे मौत दस्तक दे रही है। अब ये दोनों भाई बहन समुद्र की गहराइयों में डाइव लगाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडॉक्स के कपड़े नीचे समुद्री घास में फंस जाते हैं और वहाँ से नहीं निकल पाते। इधर हम दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ की एक ऊंची पहाड़ी पे खड़ा होके एक कैमरे से इसी बीच पे नजर रखे हुए है, लेकिन जब उसको इस बीच पे अब कोई नहीं दिखता तब वो वहाँ से अपना सामान पैक करके वापस रिजॉर्ट आ जाता है। इधर हम रिजॉर्ट में देखते हैं कि यहाँ पे एक लैब है जहाँ पे कुछ मेडिकल टेस्ट चल रहे होते हैं। यहीं पे रिजॉर्ट का मैनेजर भी होता है
है वो आदमी उससे आगे बताता है कि वहाँ पे जितने भी लोग गए थे सभी मारे जा चुके हैं। दरअसल इस रिजॉर्ट के अंदर आने वाले गेस्ट को जो ड्रिंक ऑफर की जाती है उन्हीं के अंदर कुछ मेडिकेशंस होती है। यहाँ पे हमें ये बात भी पता चलती है कि उनके अंदर जो घाव भर रहे थे और वहाँ पे जो भी अजीब चीजें हो रही थी वो सब कुछ वहाँ के चट्टानों या फिर बीच की वजह से नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस ड्रिंक में ऐसी कुछ दवाइयां मिलाई गई थी जो कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे उन लोगों को पिलाई गई थी। अगर इस मेडिकल एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता तो गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कभी भी परमिशन नहीं देती। इसीलिए इस रिजॉर्ट में ये एक्सपेरिमेंट चोरी से चलाया जा रहा है। यहाँ पे इस रिसर्च को करना आसान है। यहाँ पे जितने भी रिसर्चर्स हैं अब तक ये लोग ऐसा 73 बार कर चुके हैं। ये एक बार में बहुत सारे लोगों को अपनी मेडिसिन दे के उन पे रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी जो अपना आखिरी ग्रुप भेजा था उनकी भी मौत हो चुकी है। इसीलिए अब ये लोग अगले ग्रुप का इंतजार कर रहे हैं जिस पे इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जा सके। अब हम देखते हैं कि इस रिजॉर्ट में और कुछ नए गेस्ट आ चुके हैं। वेट्रेस उनकी तरफ वही वेलकम ड्रिंक लेके बढ़ रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वो वेलकम ड्रिंक उनको सर्व करती, इससे पहले ही कोई उससे टकरा जाता है और ड्रिंक गिर जाती है। और ये इंसान दूसरा कोई नहीं बल्कि मैडॉक्स और उसका छोटा भाई ट्रिंट है। जब ये दोनों समुद्र के नीचे से उस जगह को पार कर रहे थे तब मैडॉक्स का कपड़ा एक समुद्री घास में फंस गया था, लेकिन ट्रिंट ने अपनी बहन की मदद करके उसे वहां से बाहर निकाला और वो लोग नीचे से तैरते हुए बीच की दूसरी तरफ पहुंच गए थे। और जैसे ही वो पानी के ऊपर आते हैं उनको एक हेलीकॉप्टर वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से इन दोनों की जान बच गई है। हालांकि इनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए इनको कोई पहचान नहीं सकता। इसीलिए ये दोनों भाई बहन उस सीक्रेट मैसेज को लेके रिजॉर्ट मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं जिसने खुद इनको ये मैसेज दिया था। और ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये मैसेज ले जाके ये लोग पुलिस ऑफिसर को दिखाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं और पुलिस को ये भी बताते हैं कि यहाँ पे एक साथ ही एक दिन में बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों बच्चे अपनी आंट के पास जाके रहने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।